हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी टेक्निकल। तो मैंने स्टार्ट किया था गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड। इनकी एग्ज़ाम हुई थी नवंबर 28 नवंबर को इनकी एग्ज़ाम हुई थी। उनके आंसर कीज़ विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन को मैं डिस्कस कर रहा था। तो मैं बताया था इनके 4 पार्ट आएंगे। तो ऑलरेडी पार्ट 3 तक मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं पार्ट 1 टू पार्ट 3। ये पार्ट 4 है, इसमें मैं टोटल 200 क्वेश्चन कवर कर लूँगा। ओके, सो इसके जो पैटर्न है एग्ज़ाम के वो ऑलरेडी वीडियोज़ में बता चुका हूँ, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 250 तक मैं डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 251 से आज मैं टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करके इसके कंप्लीट कर दूंगा। ओके, 200 क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 है, द डायमीटर टू हाइट रेशियो फॉर द इन सितु वैन। ये जो वैन होता है ये एक टेस्ट होता है सॉइल का, वैन सीयर टेस्ट बोलते हैं। तो उसके लिए कह रहा है, ये फील्ड टेस्ट है जो सिर्फ कोहेसिव सॉइल के लिए होता है। तो उनका डायमीटर टू हाइट का रेशियो ये पूछ रहा है। तो ये जनरली 1/2 होता है, यानी 0.5 के आसपास। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 252। इस क्वेश्चन को मैं ऑब्जेक्शन के कैटेगरी में रखूँगा। जब फाइनल आंसर की आएगी तो आप उससे मैच कर लेना। इसमें कह रहा है कि सिलेक्ट द रो विच रिप्रेजेंट फॉल्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल के बारे में जो फॉल्स दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, उसको आपको मैच करना है कि कौन सा फॉल्स है। तो देखिए, स्टेट में जो 1 लेवल को अगर मैं देखूं तो जीपी मतलब होता है, अगर GW होता तो इसको बोलते हैं वेल ग्रेडेड सॉइल, है ना, सॉइल क्लासिफिकेशन है। जीपी मतलब पुअरली ग्रेडेड, है ना। ग्रेडेड कौन सा? ग्रेवेल। तो ग्रेवेल में कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल रहता है, ये करेक्ट है। इम्परवियस होता है, ये गलत है, वो परवियस होता है। और शियर स्ट्रेंथ अच्छी होती है, ये भी सही है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, सारे मैच नहीं कर रहा है प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये फॉल्स है। ओके, दूसरा है SW, है ना, यानी वेल ग्रेडेड सैंड। तो इसमें भी कंप्रेसिबिलिटी निग्लिजिबल होता है सैंड की भी, ये परवियस होता है, करेक्ट है। और शेयर स्ट्रेंथ एक्सेलेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। 2। तीसरा है SC, ये क्ले के बारे में बता रहा है। क्ले की हाई होती है कंप्रेसिबिलिटी, करेक्ट है। परवियस नहीं होती है, इम्परवियस होता है। और शेयर स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं होती है, तो मतलब ना के बराबर होती है, तो फिर भी इसको पार्सली करेक्ट बोल सकते हैं। और जो चौथा है, इसमें भी क्ले के बारे में, इसकी भी कंप्रेसिबिलिटी हाई है और ये परवियस नहीं होती है। और एक्सेलेंट शेयर स्ट्रेंथ तो कतई नहीं होती है, तो ये भी गलत है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये भी गलत है। तो सिर्फ 2 करेक्ट है। तो इस हिसाब से डी आंसर दिया है, लेकिन स्टेटमेंट ये कह रहा है कौन सा? फॉल्स है ना, विच रिप्रेजेंट फॉल्स जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। तो फॉल्स नहीं, ये करेक्ट है प्रॉपर्टीज। ओके, सो डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन थोड़ा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 253। क्वेश्चन नंबर 253 में कह रहा है, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर फाउंड इन सैंडी सॉइल। एक सैंडी सॉइल है जिसमें वाइड रेशियो जो लूजेस्ट स्टेट, मतलब ई मैक्स, लूजेस्ट स्टेट में मैक्सिमम वाइड रेशियो देगा तो ई मैक्स आपको दिया 1.2। और डेंसेस्ट स्टेट में मिनिमम वाइड रेशियो रहेगा तो ई मीन आपको दिया हुआ है कितना? 0.4। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट रिलेटिव डेंसिटी, यानी ID की वैल्यू आपको निकालना है, जबकि सैंपल प्रिपेयर किया गया वाइड रेशियो 1 पे। ओके, तो इसकी फार्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई डिवाइडेड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन। ओके, सो 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 0.4। तो जब आप इस पर पुट करेंगे ये इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 25%, है ना। 0.25 यानी 25% आपको रिलेटिव डेंसिटी निकल के आएगी। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 254। इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड द परसेंटेज ऑफ ग्रेन साइज फाइनर देन 2 माइक्रोन ऑफ क्ले सैंपल आर 30 एंड 10 रिस्पेक्टिवली, देन इट एक्टिविटी रेशियो। तो उनकी एक्टिविटी रेशियो क्या होगी? तो आपको पता है एक्टिविटी रेशियो फार्मूला होता है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज फाइनर देन 2 माइक्रोन, है ना, फाइनर देन 2 माइक्रोन। तो आपको IP की वैल्यू कितनी दी है? 30। परसेंटेज फाइनर कितनी दी है? 10। सो ये कितने हो जाएगा? 3 टाइम्स। सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 255। इसमें कह रहा है कंसिस्टेंसी ऑफ कोहेसिव सॉइल इज रिलेटेड टू। कोहेसिव सॉइल की कंसिस्टेंसी किससे रिलेटेड है? तो वो शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड होता है ना। शियर स्ट्रेंथ अगर मतलब जितनी स्टीफ होगी शियर स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, जितनी मतलब कंसिस्टेंसी हाई होगी शियर स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। सो दिस इज रिलेटेड टू शियर स्ट्रेंथ। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
256 बिफोर स्टार्टिंग द सेंट्रीफ्यूगल पंप यूजुअली द रिक्वायर्ड प्राइमिंग इज द प्रोसेस। ये कह रहा है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो हमें प्राइमिंग करना होता है। तो प्राइमिंग का क्या प्रोसेस है? तो प्राइमिंग का प्रोसेस क्या होता है कि जब आप सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करते हैं तो जो डिलीवरी पाइप होती है वहाँ से हम जहाँ से पानी निकलती है तो उसमें हम पानी भरते हैं, उसके एयर को रिमूव करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है प्राइमिंग का, कि पानी भर के हम एयर को रिमूव करते हैं। तो रिमूवल ऑफ एयर बाय फिलिंग कंप्लीटली विथ वाटर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए ए में रिमूविंग ट्रैप्ड एयर, तो रिमूव तो करते हैं लेकिन पानी भर के करते हैं, इसलिए ए नहीं होगा, बी होगा। ए पार्सली करेक्ट है, बी इज द फुल्ली करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 257 इन ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में प्लेन सेडिमेंटेशन का क्या प्रोसेस है ना, क्यों यूज करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन? तो वो सिल्ट, सैंड, क्ले, ये सब जो मटेरियल होता है उसको फिल्टर कर लेता है। तो उसको हम प्लेन सेडिमेंटेशन में ये सब मटेरियल को हम फिल्टर आउट करके निकाल लेते हैं। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है फ्लो वेलोसिटी ऑफ वाटर इन ए सेडिमेंटेशन टैंक में फ्लो वेलोसिटी कितनी होती है? तो ये होता है 0.3 मीटर पर मिनट, है ना। अगर मीटर पर मिनट में लेंगे तो 0.3 हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में लेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा 2, यानी 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 30 सेंटीमीटर पर मिनट। सो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका है जीपीएससी, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? स्लो सैंड फिल्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वाटर एंटरिंग द स्लो सैंड फिल्टर शुड नॉट हैव बीन ट्रीटेड बाय कोगलेंट। सही बात है। वाटर एंटरिंग स्लो सैंड फिल्टर में जब वाटर एंटर करता है शुड नॉट हैव बीन ट्रीटेड बाय कोगलेंट्स। कोगलेंट से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है, कोगुलेशन नहीं करते हैं। उसके बाद आप कोगुलेशन कर सकते हैं क्योंकि उसमें वो मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि ये स्टेटमेंट तो सही है। कॉर्सर ग्रेवल इज यूज्ड एट द बॉटम मोस्ट लेयर एंड फाइनल ग्रेवल इज यूज एट द टॉप मोस्ट। हाँ, जब फिल्टर में वो मटेरियल डालते हैं तो बड़े साइज नीचे डालते हैं और छोटा छोटा साइज ऊपर डालते हैं, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा करेक्ट, कॉर्सर द सैंड प्योरर विल बी ऑब्टेन वाटर एज मोर इम्प्योरिटीज एंड बैक्टीरियल विल बी रिमूव। ऐसा कुछ नहीं है ना। जितना फाइन होगा उतना बैक्टीरिया रिमूव होगा। कॉर्सर से मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। कहने का मतलब इस तरह से इसलिए डालते हैं ताकि उसके गैप को भी थोड़ा सा भरा जाए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरियल है वो ट्रैप्ड हो जाए। सो 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 and 2 इज़ ट्रू। 3 जो है इनकरेक्ट है ना। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ टू ट्रीट 100 मिलियन लीटर ऑफ वाटर पर डे, देन द नंबर ऑफ रैपिड ग्रेविटी फिल्टर रिक्वायर्ड वुड बी अप्रोक्सीमेटली। तो ये फार्मूला होता है 1.22 रूट अंडर क्यू। तो क्यू आप मिलियन लीटर में ले लीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो यू विल गेट 12 पॉइंट समथिंग। सो 13 इज द करेक्ट आंसर, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर रैपिड ग्रेविटी फिल्टर? रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर वॉशिंग ए रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज अराउंड 2 to 5%। हाँ, 2 से 5% वाटर उसके बैक वॉशिंग में चले जाते हैं, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट तो सही है। द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर वॉश वंस 3 मंथ, 3 मंथ में स्लो सैंड फिल्टर करते हैं। रैपिड को 24 घंटे में ही करना पड़ता है, इसलिए ये जो दूसरा स्टेटमेंट है ये गलत है। सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ए में ओनली 1 दिया गया है। ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम इन रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज बिकॉज ऑफ द एयर बाइंडिंग प्रॉब्लम जो होता है रैपिड ग्रेविटी फिल्टर में वो किसके कारण होता है? तो वो निगेटिव हेड, हाँ, इसके कारण भी होता है। निगेटिव हेड हो जाता है, 1.2 मीटर को क्रॉस कर जाता है। दूसरा है इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर एज इट पासेस थ्रू द फिल्टर बेड। फिल्टर बेड से जैसे पास करता है सो इंक्रीज ऑफ वाटर टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन बाय एल्गी, जो एल्गी होती है उसमें वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, उसके कारण भी एयर बाइंडिंग आती है। सो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इसका। एज पर BIS 10500/2012 टोटल हार्डनेस यानी CaCO3 इन ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट एक्सीड। ड्रिंकिंग वाटर में टोटल हार्डनेस जो है वो
ऐसे तो मतलब ये स्टेटमेंट आपको देखेंगे तो 600 होना चाहिए इसका सही आंसर जो कोड में दिया हुआ है ना, बट आयोग ने इसकी 2 दिया है, तो आप इसको ऑब्जेक्शन में लिख लीजिए और इसकी मतलब जो फाइनल आंसर की आएगी फिर हम मैच कर लेंगे कि क्या है। कोड के हिसाब से तो 600 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर BIS, ये देखिए ये कोड है वाटर का, ओके, इसको ध्यान में रखना। एज पर BIS 10500/2012 फॉर विच ऑफ द पैरामीटर द एक्सेप्टेबल लिमिट एंड परमिसिबल लिमिट ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ अल्टरनेट सोर्स इज द सेम। मतलब अल्टरनेट सोर्स के एब्सेंस में एक्सेप्टेबल और परमिसिबल दोनों सेम रहता है, तो वो सिर्फ आयरन के केस में होता है। सो 1 इसके करेक्ट आंसर है ना। टोटल डिजॉल्व सॉलिड के नहीं, इनके अलग अलग होते हैं, टोटल हार्डनेस इनके भी अलग अलग होते हैं। आप कोड में देखेंगे तो दोनों मिल जाएगा आपको, ये दोनों अलग अलग होते हैं। आयरन का 0.05 वो सेम ही होता है। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन वाटर इंटेंडेड फॉर ड्रिंकिंग ई कोलाई और thermotolerant coliform bacteria should not be detected in water sample of 100 ml के सैंपल में वो डिटेक्ट नहीं होता है। सो 20 के जो होंगे वो करेक्ट आंसर होंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट विथ द इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीन एज अ वाटर डिसइंफेक्टेंट चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको करेक्ट सीक्वेंस चूज करने हैं, तो फ्रॉम द मोस्ट इफेक्टिव टू द लीस्ट इफेक्टिव। देखिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, इन कंटेक्स्ट विथ इफेक्टिवनेस ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के इफेक्टिवनेस के अनुसार आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चूज करना है डिसइंफेक्टेंट कौन सा जो है मोस्ट इफेक्टिव है और कौन सा लिस्ट इफेक्टिव है। तो बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा मारता है क्लोरीन, इसके बाद वायरस है, इसके बाद प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ को सबसे कम लिस्ट इफेक्टिव होता है। सो ये जो होगा वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस की कलर जो होती है, ये आपको एक बार और भी आया हुआ है किसी में PSC में, तो ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है कि क्लोरीन ऑफ द कलर ऑफ द क्लोरीन गैस इज ग्रीनिश येलो, है ना। सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब वाटर डिसइंफेक्टेंट के लिए यूज करते हैं तो ग्रीनिश येलो होता है उसका कलर क्लोरीन का। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी एडॉप्टेड व्हेन ट्रांसपोर्टिंग द सैंपल्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ सैम्पलिंग टू द लेबोरेटरी। मतलब प्लेस ऑफ सैम्पलिंग से लेबोरेटरी में जब प्लेस करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर शुड बी अडॉप्टेड, कौन सा मेजर लिया जाता है ये तीनों में से, ठीक है। तो ये तीनों ही लिए जाते हैं, यानी 1 2 3 तीनों करेक्ट है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ। द सैंपल शुड बी कलेक्टेड इन लीक प्रूफ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, ओके। सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन एन आइस बॉक्स कीपिंग द टेम्परेचर अराउंड 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को आइस बॉक्स में हम रखते हैं। एंड अनड्यू जर्किंग ऑफ द सैंपल शुड बी अवॉइडेड, जो सैंपल का जर्किंग होगा उसको हम अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीएजेंट, कौन सा रीएजेंट नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीएजेंट नीडेड फॉर एस्टिमेटिंग ऑयल एंड ग्रीस प्रेजेंट इन वेस्ट वाटर। ऑयल और ग्रीस जो प्रेजेंट होता है वेस्ट वाटर में, उसमें से कौन सा रीएजेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो मिथाइल ऑरेंज की ज़रूरत नहीं होती है, बाकी ये तीनों आप उसमें एज ए रीएजेंट यूज करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज HCl, देन ट्राइफ्लोरो इथेन, देन सोडियम सल्फेट, ये तीनों यूज होता है, ठीक है। सो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये एज ए रिएजेंट यूज नहीं होता है, दैट इज मिथाइल ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डिसइंफेक्टिंग द वाटर, वाटर डिसइंफेक्टिंग के कौन सा मेथड नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रो केटाडाइन प्रोसेस, ये भी है। इलेक्ट्रोकेटाडाइन प्रोसेस आपको मिल जाएगा, डिसइंफेक्टेंट के मेथड हैं ये। बाय द यूज ऑफ आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये भी है, इसको भी हम यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट में। एंड बाय द यूज ऑफ एक्सेस लाइम भी हम यूज करते हैं। तो तीनों है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन, है ना, इनमें से कोई नहीं, तीनों हम यूज करते हैं। इन विच जोन ऑफ पॉल्यूशन इन ए रिवर स्ट्रीम द डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इज मिनिमम। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल का जब आप जोन देखेंगे तो 3 जोन में उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, इस तरह से, ओके। तो पहला हो गया क्लियर वाटर जोन, इसके बाद जोन ऑफ डिग्रेडेशन, फिर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, अगेन जोन ऑफ रिकवरी, ठीक है। तो 1 2 3 4, तो ये जो चौथा जोन है यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन मिनिमम होता है, दैट इज जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन में। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फ्री बोर्ड इन सीवर। फ्री बोर्ड सीवर में जो प्रोवाइड करते हैं तो उसके हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से कौन सा करेक्ट नहीं है। द फ्री बोर्ड विल एक्ट एज ए फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द एरर इन एस्टिमेटिंग द एवरेज मैक्सिमम सीवेज फ्लो। नहीं, ये नहीं है, मतलब ये इसके हिसाब से ये स्टेटमेंट सही नहीं है, हालांकि ये होता है। ओके, देन लार्ज स्केल इनफिल्ट्रेशन ऑफ स्टोन वाटर, ये भी सही है। एंड अनफोर्सिन इंक्रीज इन पॉपुलेशन और वाटर कंजप्शन, ये भी सही है। डी जो है मिनिमम फ्लो वेलोसिटी नेसेसरी फॉर सेल्फ क्लीजिंग ऑफ द सीवर, ठीक है, डी जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ फ्री बोर्ड, इसके लिए फ्री बोर्ड नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो डी जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। ये इसका दूसरा पर्पस है। मैं आपको फिर इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी क्यों प्रोवाइड करते हैं और कितनी होनी चाहिए मिनिमम। ओके, सो फ्री बोर्ड क्यों प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए ये 3 सही है, ए बी सी। स्लज रिसर्कुलेशन इज डन इन एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में स्लज रिसर्कुलेशन क्यों करते हैं, तो इंक्रीज द बैक्टीरियल बैक्टीरियल काउंट को बढ़ाने के लिए हम स्लज रिसर्कुलेशन करते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ग्रिड चैम्बर आर प्रोवाइडेड। ग्रिड चैम्बर हम क्यों प्रोवाइड करते हैं, मतलब कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बिफोर द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जस्ट पहले हम ग्रिड चैम्बर प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े बड़े डैबरिस आते हैं उसको वो फिल्टर कर देता है, पहले रोक लेता है, ठीक है। सो दैट इज ग्रिड चैम्बर, मतलब सिंपल सैंड के साइज से जो बड़ा रहता है। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इन्वर्टेड साइफन। इन्वर्टेड साइफन के बारे में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड हायर देन एडजेसेंट सीवर सेक्शन, मतलब जो एडजेसेंट सीवर सेक्शन है उससे हायर प्रोवाइड करते हैं, है ना, तो ये इनकरेक्ट है, ये जो है। तीसरा नेक्स्ट है, इट रन्स अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी रन करता है, ये तो सही है। द प्रेशर इनसाइड इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेयर, हाँ, इनसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। एंड सीवर पाइप इज ड्रॉप बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सीवर पाइप जो होता है वो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन यानी HGL लाइन से नीचे होता है। ओके, सो ए जो है वो इनकरेक्ट है, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड हायर देन एडजेसेंट सीवर लाइन, ए इज़ द करेक्ट इनकरेक्ट आंसर। सो ए जो होगा वो इसके करेक्ट ऑप्शन होंगे जो कि इनकरेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ स्लज with 95% moisture will be, 95 moisture will be dash that of 90% moisture for the same volume of the solid। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, P1 इंटू 1 माइनस V1 इज इक्वल टू P2 इंटू 1 माइनस V2। तो इस पर जब आप पुट करोगे सो P1 है, P1 इज इक्वल टू 1 माइनस V1 तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 5 95, सो 5 इज इक्वल टू ये कितना हो जाता है P2 इंटू 100 माइनस 90, सो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। ओके, सो P1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P2, यानी P1 इज इक्वल टू ये 2 टाइम्स हो जाएगा ट्वाइस ऑफ P2। सो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस। एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस में हाई MLSS कंसंट्रेशन होता है ना। एक्सटेंडेड एरिएशन प्रोसेस में हाई कंसंट्रेशन होता है किसका, MLSS का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंचिंग इन ए मैन होल। मैन होल में जो बेंचिंग प्रोवाइड करती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके रखिए, ठीक। बेंचिंग इन ए मैन होल इज द बॉटम पोर्शन ऑफ मैन होल। बॉटम पोर्शन ऑफ मैन होल को बेंचिंग कहते हैं। ये नया क्वेश्चन है एकदम, इसको आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्चार्ज इन सीवर इज ऑब्टेन व्हेन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 0.95 टाइम्स द फुल डेप्थ, 0.95 टाइम्स ऑफ वाई। तो 0.95 यानी बी करेक्ट आंसर होगा, ये ऑब्जेक्शन में आप डाल दीजिए, ठीक है। 0.99 नहीं होगा, ये गलत है, तो इसको आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल विल हैव द हाईएस्ट नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी। नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी जो होता है वो किस मटेरियल में हाईएस्ट होता है, तो ये सबको पता है, वेट्रीफाइड टाइल्स में जो होता है इसका कंसंट्रेशन हाईएस्ट होता है, ठीक है। ए, विथ रेफरेंस टू द प्लूम बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फैनिंग। फैनिंग के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, विथ रेफरेंस टू द प्लूम बिहेवियर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर फैनिंग। इट इज़ द टाइप ऑफ प्लूम इमिटेड अंडर एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन। तो फैनिंग का आप देखेंगे, इसके जो जब आप प्लूम पढ़ेंगे तो डिफरेंट कंडीशंस हैं, जिसमें से फैनिंग है, फ्यूमिगेटिंग है ना, तो इन्वर्जन कंडीशन है,
जब हाई एडियाबैटिक, आपको सारी चीज़ जब आप पढ़ेंगे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन में तो आपको मिल जाएगा। हाई एडियाबैटिक, सुपर एडियाबैटिक, सब एडियाबैटिक, है ना। सो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इट इज़ टाइप ऑफ प्लूम इमिटेड अंडर एक्सट्रीम इन्वर्जन कंडीशन होता है तो फैनिंग, फैनिंग आता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 282, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकुलेट मैटर डिटरमाइन करने के लिए इन एयर यूजिंग हाई वॉल्यूम सैम्पलर, है ना, HVAS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाई वॉल्यूम एयर सैम्पलर, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्शन हैव टू बी डन फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर सैंपल। एयर सैंपल के वॉल्यूम को एस्टिमेट कर लिए कौन सा करेक्शंस आप अडॉप्ट करते हैं, हैव टू बी डन करना पड़ता है, ठीक है। सो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर प्रेशर। तो 2 और 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सो बी जो होगा वो इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। करेक्शन फॉर टेम्परेचर एंड करेक्शन फॉर प्रेशर। करेक्शन फॉर विंड वेलोसिटी ये नहीं लेते हैं, ह्यूमिडिटी में कोई करेक्शन नहीं करता। इन अ ब्रिज, कर्टन वाल आपको पता है कि ये जो स्कोरिंग होता है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन को प्रोवाइड करता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार जीपीएससी में भी रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसके करेक्ट आंसर है। इन ए ब्रिज कर्टन वाल इज यूज, है ना। कर्टन वाल क्यों यूज करते हैं, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्कोरिंग एक्शन ऑफ स्टीम। तो ये ब्रिज का क्वेश्चन है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द आइडियल ब्रिज साइट कैरेक्टरिस्टिक्स। आइडियल ब्रिज साइट कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें से कौन सा है, तो 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, पढ़ते हैं। द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम एट द ब्रिज साइट शुड बी स्टेडी रिजिम कंडीशन। हाँ, वाटर का जो फ्लो होगा स्ट्रीम साइड पे वो कैसा होगा, स्टेडी रिजिम कंडीशन में होगा। सो ए इज द करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द स्ट्रीम शुड बी वेल डिफाइंड एंड एज नेरो एज पॉसिबल। जितना नेरो हो उतना अच्छा है, एंड स्ट्रीम शुड बी वेल डिफाइंड, वो वेल डिफाइंड होगा, है ना, ब्रिज साइड पे। तो ये आइडियल कंडीशन है 1 and 2। तीसरा है देयर शुड सॉरी देयर शुड बी कॉन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज ट्रिब्यूटरीज इन द विसिनिटी ऑफ द ब्रिज साइड। तो ये गलत है ना, कॉन्फ्लुएंस लार्ज ट्रिब्यूटरी ये नहीं होता है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ लार्ज ट्रिब्यूटरीज ये नहीं होता है। तो 3 जो है 3 स्टेटमेंट गलत है ना, ये कंडीशन है होता ही नहीं तो आइडियल कहाँ से होगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्री बोर्ड इन ए ब्रिज इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन। फ्री बोर्ड जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ से कहाँ के बीच में प्रोवाइड करते हैं वो दिया गया है। तो आप जब ये चारों स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ए जो है वो करेक्ट मिलेगा आपको कि ये जो फ्री बोर्ड डेसिग्नेट किया जाता है वो होता है हाई फ्लड लेवल यानी HFL। HFL से एट द लोवेस्ट पॉइंट, है ना, लेवल ऑफ क्राउन। HFL से जो क्राउन का लेवल है उसके लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वहाँ तक हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड, है ना। तो हाई फ्लड लेवल से क्राउन लेवल तक को हम क्या बोलते हैं, फ्री बोर्ड, ठीक है। क्राउन का लोवेस्ट लेवल होगा। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ अबटमेंट विदाउट विंग वॉल, है ना। एक अबटमेंट है बिना विंग वॉल का, उसके कौन सा एग्जाम्पल है। तो विंग वॉल आपको पता है कि जैसे कि ये ब्रिज साइट है तो इसके एंड सपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से ब्रिज स्टार्ट हुआ मान लीजिए, तो ये एंड सपोर्ट है। तो इसको फर्स्ट सपोर्ट या एंड सपोर्ट दोनों को हम क्या बोलते हैं, अबटमेंट। तो अबटमेंट से लगा हुआ जो ये रीच होता है इस तरह से ऐसे घूम जाता है उसको विंग वॉल बोलते हैं। जो जो यहाँ की जो मिट्टी होती है जो स्ट्रेट रोड रीच करता है तो उस मिट्टी को रिटेन करता है ये वॉल, तो उसको कहते हैं विंग वॉल। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ अबटमेंट विदाउट विंग वॉल। विंग वॉल नहीं है, विदाउट विंग वॉल होता है। तो बॉक्स अबटमेंट में विंग वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। टी अबटमेंट होता है उसमें भी विंग वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड आर्च अबटमेंट होता है उसमें भी विंग वॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। विंग वॉल तब डालते हैं जब ये एकदम स्ट्रेट रहता है और यहाँ से एक वॉल हमको कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है इस मटेरियल को रिटेन करने के लिए। सो इसके तीनों स्टेटमेंट सही है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रिवर ट्रेनिंग वर्क। रिवर ट्रेनिंग वर्क का एग्जाम्पल कौन कौन सा है ना। तो रिवर ट्रेनिंग वर्क में हम क्या करते हैं, उसके जो बैंक होते हैं रिवर के उसको हम स्ट्रेंथन प्रोवाइड करते हैं तो ताकि स्कोरिंग ना हो, ये सब चीज़ें ना हो। तो कट ऑफ प्रोवाइड करते हैं, सही है। एम्बैंकमेंट प्रोवाइड करते हैं, सही है। स्पॉर, इसको ग्रॉइंस भी बोलते हैं, है ना, स्पॉर या ग्रॉइंस प्रोवाइड करते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रिज इज क्लासिफाइड एज मेजर ब्रिज। देखिए जो 0 से 6 तक रहता है उसको कलवर्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये 6 से लेके 30 तक रहता है उसको माइनर ब्रिज बोलते हैं। और
30 से लेके 120 जो होता है उसको मेजर ब्रिज बोलते हैं, ग्रेटर देन 120 होता है उसको सस्पेंशन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है, लार्ज ब्रिज बोलते हैं। सो बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ये क्या कौन सा ब्रिज होगा, 30 to 120 के बीच में मेजर ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंटून इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पंटून किसका एग्जाम्पल है, तो ये टेम्परेरी ब्रिज का एग्जाम्पल है जो समुद्र में हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो पंटून जो है वो टेम्परेरी ब्रिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन ब्रिज ऑफ गुजरात, गुजरात के जो गोल्डन ब्रिज है विच कनेक्ट्स अंकलेश्वर से भरूच के बीच में कनेक्ट करता है, तो वो कौन सा ब्रिज है वो पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसके बारे में जब गूगल में पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा ये आंसर। तो वो होता है बैलेंस कैंटिलीवर टाइप ब्रिज, है ना, ये इज़ द करेक्ट आंसर। गोल्डन ब्रिज इन गुजरात जो अंकलेश्वर को भरूच से मिलाता है, उसमें जो ब्रिज प्रोवाइड किया गया वो कौन सा है, बैलेंस कैंटिलीवर टाइप ब्रिज, ये इज़ द करेक्ट आंसर। रेंजिंग ऑफ सर्वे लाइन, सर्वे लाइन का जो रेंजिंग करते हैं, तो रेंजिंग का हम क्यों करते हैं रेंजिंग करते हैं प्लेसिंग ए लाइन ऑन द ग्राउंड एलोंग द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसमें लाइन को ये कर प्लेसिंग द लाइन को प्लेस करने के लिए ना, तो रेंजिंग करते हैं उसके डायरेक्ट उसमें। तो डायरेक्ट रेंजिंग भी होता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग भी होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, दैट इज प्लेसिंग ए लाइन ऑन द ग्राउंड एलोंग द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिप्रोकल रेंजिंग, ये भी आप लोग बहुत बार पढ़े हैं। डायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, रेसिप्रोकल रेंजिंग, है ना। रेसिप्रोकल रेंजिंग हम तब यूज करते हैं जब जो स्टेशन है वो बहुत ज़्यादा दूर हो और इंटरविजिबल नहीं हो, है ना। स्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दूर हो, इंटरविजिबल नहीं हो, मतलब बीच में पहाड़ आ जाए इस टाइप के कुछ, तो उस केस में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग हम करते हैं। तो ए जो होगा वो करेक्ट होगा, है ना, नॉट इंटरविजिबल, ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 293, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ क्यूमुलेटिव एरर्स इन चेनिंग, चेनिंग में क्यूमुलेटिव एरर होता है उसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ से छाटने हैं 3 स्टेटमेंट से, ठीक है। तो आपको देख के लग रहा है जो वेरिएशन इन पुल, पुल में जो वेरिएशन है इसके कारण तो क्यूमुलेटिव एरर नहीं होता है, तो ये आंसर नहीं है। चेन इज शॉर्टर देन डेसिग्नेटेड, शॉर्टर होगा या लॉन्गर होगा उसके कारण क्यूमुलेटिव एरर निकल के आएगी, तो एक जो है वो सही है स्टेटमेंट। सैग ऑफ चेन, चेन में जो सैग होता है ना, ये थोड़ा सा ये डिफ्लेक्शन आ जाता है, उसको सैग बोलते हैं, तो उसके कारण भी क्यूमुलेटिव एरर होता है। तो क्यूमुलेटिव एरर सैग के कारण होगा और शॉर्टर लेंथ होगा अगर चेन का, तो उसके कारण होगा। तो 1 and 2 दोनों करेक्ट हैं, सो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन डेल्टा के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसके लिए आप जब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन होता क्या है, ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला होता है ट्रू बेयरिंग इज इक्वल टू मैग्नेटिक बेयरिंग प्लस माइनस डिक्लिनेशन, है ना। तो ये डिक्लिनेशन जो होता है वो नॉर्थ मतलब ईस्टिंग या वेस्टिंग में होता है, ठीक है। तो अगर वेस्टिंग रहा तो निगेटिव, ईस्टिंग रहा तो हम पॉजिटिव लेते हैं, तो ये डिफिनेशन होता है डिक्लिनेशन का। तो यहाँ से आप डिक्लिनेशन निकाल लीजिए, ट्रू बेयरिंग माइनस मैग्नेटिक बेयरिंग। सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। देखिए एक तो करेक्ट है ना, दोनों के बीच का डिफरेंस है, एंड हॉरिजॉन्टल एंगल है, ठीक है। इट इज़ द वर्टिकल एंगल, ये तो गलत हो गए। तीसरा है द डिक्लिनेशन कैन बी टुवर्ड्स ईस्ट और वेस्ट, अब मैंने आपको बताया ये ईस्ट या वेस्ट में होता है, वेस्ट में होता है तो नेगेटिव, ईस्ट में होता है तो पॉजिटिव, तो तीसरा भी करेक्ट है, 1 and 3, सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग द टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस फॉर द पर्पस ऑफ पॉइंटिंग द टेलीस्कोप इन डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड एज। देखिए ये टेलीस्कोप है ना, तो इसके मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो वो किस में, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, और जब हम वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे तो वो किस में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमेगा। तो ये किसके पूछ रहा है कि रोटेटिंग टेलीस्कोप अबाउट वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्विंगिंग, है ना। तो ये हो जाएगा स्विंगिंग। और अगर इसी हॉरिजॉन्टल यानी ट्रूनियन, इसको ट्रूनियन एक्सिस भी बोलते हैं, तो इसके एक्सिस के अबाउट करेंगे तो ये क्या होगा, वर्टिकल में, वर्टिकल प्लेन में घूमेगा, तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिंग, है ना। तो अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस रहता तो ट्रांजिटिंग होता, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको स्विंगिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द मेथड ऑफ रिट्रेशन फॉर मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंगल। रिट्रेशन मेथड तब एडॉप्ट करते हैं जब मतलब एक सिंगल पॉइंट से हम मेजर लेते हैं, मतलब बहुत सारे मेजरमेंट लेते हैं सिंगल पॉइंट से, तब हम मेथड ऑफ रिट्रेशन यूज करते हैं। सो
दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन मोर नंबर ऑफ एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट वन पॉइंट, एक पॉइंट से ज़्यादा नंबर हम मेजर करते हैं, ठीक है। सो एक जो है वो करेक्ट है। द हॉरिजॉन्टल एंगल इज मेजर्ड नंबर ऑफ टाइम्स एंड द एवरेज वैल्यू इज टेकन, नहीं ये गलत है, वो रिपीटेशन में होता है, रिपीटेशन में नहीं होता है। तो 1 इज करेक्ट, सो ए इज जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग इज ऑल्सो नॉन एज, डायरेक्ट मेथड लेवलिंग को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिट लेवलिंग बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग ऑल्सो नोन एज स्पिरिट लेवलिंग, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, तो डी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए हिल इज ऑल्सो एब्स्टेकल टू, अगर कोई हिल है कहीं पे भी तो वो क्या एब्स्टेकल करेगा, सपोज करो इस यहाँ पे हम कर रहे हैं सर्वे, ठीक, इस तरह से हिल आ गया तो वो क्या एब्स्टेकल करेगा, तो हिल जो होगा वो रेंजिंग को भी रोकेगा और चेनिंग को भी, ना चेनिंग होने देगा ना रेंजिंग होने देगा, तो दोनों को लिए ऑब्स्टेकल है हिल, तो सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिवर में हम रेंजिंग कर सकते हैं लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते हैं, हिल में हम ना रेंजिंग कर सकते हैं ना चेनिंग कर सकते हैं। विद द फॉल ऑफ टेम्परेचर द सेंसिटिविटी ऑफ बबल ट्यूब, देखिए इसमें थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं लेकिन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। देखिए जब हम विस्कोसिटी कम करेंगे, विस्कोसिटी अगर कम करेंगे तो क्या होगा जो सेंसिटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है ना। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं इसको ऐसे मतलब रिलेट करते हैं कि विस्कोसिटी कम होगी तो टेम्परेचर मतलब विस्कोसिटी कब कम होगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम होगी, विस्कोसिटी कम होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है ना। विस्कोसिटी कम होती है, विस्कोसिटी बढ़ती है तो सेंसिटिविटी बढ़ता है, ये तो पता है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना, तो सेंसिटिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ कहता है फॉल ऑफ टेम्परेचर तो ये इंक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि बबल जो होता है ना वो एक्सपैंड करने पर एक्सपांसन होने लगता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो एक्सपैंड करेगा, इसलिए क्या होगा, सेंसिटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। जबकि विस्कोसिटी में क्या होता है, विस्कोसिटी बढ़ेगी तो जो सेंसिटिविटी होता है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो इसका बी जो होगा वो करेक्ट आंसर है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज है कि ए होगा, ए नहीं होगा, ए गलत है, ठीक है, ये तो तीनों गलत है। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियोस का, तो इस तरह से हम चारों पार्ट इसके कवर कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर द राइज एंड फॉल मेथड, देखिए दो मेथड होता है लेवलिंग के, एक को कहते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड HI, दूसरे को कहते हैं राइज एंड फॉल मेथड। तो राइज एंड फॉल मेथड होता है कंप्लीट चेकिंग देता है, उसमें सारे चेक होते हैं, ठीक है। तो कौन सा क्या कह रहा है ये, कौन सा ट्रू है, तो इट प्रोवाइड चेक ऑन द रिड्यूस्ड लेवल ऑफ द इंटरमीडिएट लोकेशन, यस, है ना, इंटरमीडिएट पे भी देता है। इट इज़ लेस एक्यूरेट देन हाइट, नहीं ये मोर एक्यूरेट है। इट इज़ क्विकर, ना क्विकर है ही नहीं, ये टाइम कंज्यूमिंग है और टीडियस मेथड है, ठीक है। सो ये सिर्फ एक ही सही है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। तो हमने टोटल 300 क्वेश्चंस इनके थे, जिसमें से 100 नॉन टेक्निकल हैं, तो उसको छोड़ के 200 क्वेश्चन टेक्निकल के मैंने कवर किए हैं। तो टोटल 4 पार्ट में ये वीडियोस है, आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, पार्ट 1 to पार्ट 4 GPSC GWSSB गुजरात वाटर सप्लाई सीवरेज बोर्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसके सारे न्यू क्वेश्चंस हैं, फ्रेम किए हुए क्वेश्चंस हैं, आप देखिए, आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।